देखिए ध्यान से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। ठीक है, नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, उसमें से सही का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट है कंडक्शन मतलब चालन इज रिस्पॉन्सिबल, या चालन जो है ये कंडक्शन इज अ प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। जो चालन है उसके कारण जो हमारा वातावरण है वो वर्टिकली हीट होता है या गर्म होता है ना। धरातल से नीचे आने पर, ऊपर आने पर जो वातावरण गर्म होता है उसका जो कारण है वो क्या है, कंडक्शन है, चालन है। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है कन्वेक्शन इज द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल for the heating of lowest layer of atmosphere। कि जो कन्वेक्शन है इट इज द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। कि जो संवहन है, ये संवहन, ठीक है, संवहन वातावरण के सबसे निचली परत को गर्म करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर चिल्ला ही रहूंगा वहां की तरह, माइक है यहाँ पे। ठीक है, आवाज आ रही है। और तीसरा स्टेटमेंट इसी में लिख रहा हूं मैं, रेडिएशन इज द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। एक दो तीन स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, ऑप्शन यहां छोटा छोटा लिख दे रहा हूं। ए ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, बी ऑप्शन है 2 ओनली, सी ऑप्शन है 3 ओनली, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अटेम्प्ट कीजिए। अभी तक जितना पढ़ा है उसी में से है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये पढ़ चुके हैं ना हम लोग। तो अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन। देखो, जिसको हिंदी में मतलब हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम है उनको मैं बता रहा हूं, बाकी सब निरर्थक है, केवल यही काम का है। कंडक्शन मतलब चालन, कन्वेक्शन मतलब संवहन, और रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण। बाकी मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है कि ये पहला स्टेटमेंट लिखा है कि जो चालन है वो एटमॉस्फेयर के या वातावरण के वर्टिकल का मतलब लंबवत हीटिंग के लिए उत्तरदायी है, पहला। दूसरा कह रहा है कि जो संवहन है ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हीटिंग ऑफ लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण की जो सबसे निचली परत है उसको गर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, संवहन। और तीसरा है कि जो विकिरण है उसके कारण अर्थ की सरफेस गर्म होती है। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपके ऑप्शंस हैं। डी ऑप्शन, बी, अब ए बी सी डी। हाँ भाई बताओ, हाँ एक हाथ बताओ, सिर्फ हाथ बताओ। सी, ए, दूसरा भी सी, बी, डी, और डी, और डी, डी, सी, बी। ABCD वाला गेम हो गया। तो अभी तक तो पढ़ा था ना, यही तो पढ़ा उन्होंने पिछले लेक्चर्स में। तो प्रॉब्लम कहां हो रही है? पहले स्टेटमेंट पे सिर्फ वो पहले इसको, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? अच्छा, जो सही बता रहा है वो हाथ उठाएगा। एक कोई खड़ा हो जाए, कोई एक खड़ा हो जाए और बताओ सही क्यों है। गलत वाला से पूछूंगा गलत क्यों है।
हाँ सर जब कन्वेक्शन से लोअर लेयर से अपर लेयर में गर्म एयर जाती है तो वहां पे जाके जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हीट का तो वो कन्वेक्शन से होता है। जो गलत कह रहे थे कोई इनको गलत साबित करेगा? गलत कौन कह रहा था? सर कन्वेक्शन से तो वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर होगा। कन्वेक्शन 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 से हाँ तो खड़े हो आप, आप बताओ इनको जवाब दो। लड़ो। कन्वेक्शन से सिर्फ लोअर लेयर से अपर लेयर पर जाता है लेकिन वहां पे जाके कांस्टेंट हीट रहती है, उसकी हीट वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। अगर वो एक ही पैकेट में कांस्टेंट रहे और तब तो ट्रेवल करे ऊपर तो कन्वेक्शन हम उसको कह सकते हैं। पर उसमें तो लिखा है कि वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, पूरा प्रोसेस वर्टिकल एक ही प्रोसेस से नहीं करता ना, तो कुछ लेयर्स में कन्वेक्शन का मतलब है फिर कंडक्शन हो जाता है उसको कंडक्शन तो एक बंदा कौन बताएगा कंडक्शन क्या होता है? चालन। एक बंदी कौन बताएगा? सॉरी, एक कौन बताएगा कंडक्शन क्या होता है? चालन। सर पहले तो एक लेयर वेरी गुड वेरी गुड। कंडक्शन के लिए एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन कॉन्टैक्ट। अगर कोई दो बॉडीज हैं जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है, तो अगर वो दोनों कांटेक्ट में हैं तो तब तक उनमें तापमान का स्थानांतरण होगा जब तक कि दोनों का तापमान समान ना हो जाए। वही होता है कंडक्शन। एटमॉस्फेयर की जो लोएस्ट लेयर है, सबसे निचली परत जो है, वो किसके कांटेक्ट में होती है? अर्थ के कांटेक्ट में होती है। तो एटमॉस्फेयर की जो सबसे निचली परत है वो गर्म होगी कब? जब अर्थ गर्म होगी, क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में है। तो किस प्रोसेस से गर्म होगी? कंडक्शन, है ना? कंडक्शन में कांटेक्ट जरूरी है ना। निचली जो लेयर है वो अर्थ के कांटेक्ट में है, इसलिए वो किसके थ्रू गर्म होगी? कंडक्शन। तो ये गर्म हो गया दूसरा, ठीक है। अब जब सबसे निचली परत कंडक्शन से गर्म हो जा रही है तो उसके बाद जो ट्रांसफर हो रहा है हीट का, वो कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो एयर ट्रेवल कर रही है नीचे से ऊपर, कांटेक्ट के कारण वो गर्म नहीं कर पा रही है। वो गर्म एयर ऊपर जा रही है, अपने ऊपर वाले एयर को गर्म कर रही है, वो एयर और अपने ऊपर जा रही है। यही प्रोसेस कहलाता है कन्वेक्शन, ठीक है। अर्थ किससे गर्म होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? पढ़ो ध्यान से, क्या होगा ऑप्शन? 3 ओनली, है ना। बाकी दोनों उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। नोट कर लिया ना तुमने? एक फिगर बना लिया आप लोग। ये अर्थ का सरफेस है, ये सन की रेज आकर के अर्थ पे गिर रही है, ठीक है। ये क्या है? शॉर्ट वेव, लघु तरंग। हिंदी वाले लिखते चले, ये क्या है? लघु तरंग, ठीक है। ये लघु तरंग अर्थ को गर्म कर रही है, किस प्रोसेस से? इसको बोल सकते हैं विकिरण, ठीक है। इसके कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर की जो सबसे लोएस्ट लेयर है वो गर्म हो रही है, किस प्रोसेस के तहत? लोएस्ट लेयर है, ये गर्म होगी कंडक्शन के तहत। इसको आप कह सकते हैं चालन, ठीक है। ये लेयर अपने ऊपर वाले लेयर को कैसे गर्म करेगी? ऊपर ट्रेवल करके। ये अपने ऊपर वाले लेयर को गर्म करेगी,
अब और ऊपर ट्रेवल करके, तो ये प्रोसेस क्या है? कन्वेक्शन संवहन। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वर्टिकल हीटिंग, नीचे से ऊपर जाकर के गर्म करना। तो ये क्या हो गया? वर्टिकल या कह सकते हो लंबवत, है ना, हीटिंग। क्लियर है कि नहीं? हाँ, आराम से इसलिए बता रहा हूं, ध्यान रखिए। सबसे पहले सन से जो एनर्जी आई वो अर्थ पर गिरेगी, वो है शॉर्ट वेव, लघु तरंग, एक रेडिएशन है, इसलिए जो अर्थ गर्म हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? वो रेडिएशन या विकिरण माध्यम से गर्म हो रहा है। तो यहां पे अर्थ गर्म हुआ, रेडिएशन विकिरण हुआ। अर्थ के कांटेक्ट में लोएस्ट जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो गर्म हो रही है इन कांटेक्ट के कारण। जितना टेम्परेचर इसका है उतना टेम्परेचर इसका हो जाएगा, क्योंकि वो कांटेक्ट में है। जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं होगा तब तक ये गर्म करता रहेगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगा कंडक्शन या चालन। और ये ऊपर तक ट्रेवल करके एटमॉस्फेयर को हीट करेगा वर्टिकली, इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन या संवहन। ठीक है, अभी कोई डाउट? क्लियर है? हाँ हाँ, केतली वाले एग्जांपल को लड़कों ने भी पूछा था जब ये मैंने बताया था, वही सेम यही क्वेश्चन था। और मैं बता रहा हूं मेरा डाउट क्या है, जो उन सबका डाउट था कि जो केतली है वो किस प्रोसेस के तहत गर्म हो रही है। रेडिएशन निकला, उसने केतली को गर्म किया किस प्रोसेस के तहत? आप ही बताओ। रेडिएशन, कंडक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो गर्म एक कांटेक्ट के कारण नहीं हो रहा है, वो रेडिएशन से गर्म हो रहा है। केतली के गर्म होने के कारण वाटर की जो सबसे लोवेस्ट लेयर है वो गर्म होगी थ्रू कंडक्शन। यही बोला था। उसके बाद उस वाटर के गर्म होने के कारण पूरा पानी गर्म हो जा रहा है थ्रू कन्वेक्शन। केतली का हैंडल गर्म हो जाता है थ्रू कंडक्शन। क्लियर है? बिठा दें, लिख लो मुझे जरा एक कोई दिखा दो, क्या लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, क्योंकि यहाँ वहां अलग अलग चल रहा है। वहां पे थोड़ा आगे निकल गए, आपको एक क्लास मिस हुई थी ना, तो वहां थोड़ा आगे निकल गए, तो इसलिए क्या चल रहा है? एक बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, फोटोकेमिकल स्मॉग बता रहे है ना, बैड हो जो हम बात कर रहे हैं। ये हो गया था ना, टेम्परेचर में थोड़ा बता दिया था ना, टेम्परेचर में बदल क्या होता है, एडियाबेटिक लैक्टोरेट दो चुका भाग दे, बता दिया होगा। ये तो हो गया है। एक बार दिखा दो कॉपी जरा कोई, मुझे नहीं लग रहा ये हुआ है। अच्छा हो गया, ठीक है। सन की रेस स्लैंटेड जब पड़ती है, सन की रेस जब तिरछी जाती है, तो वहां पर इफेक्टिव टेम्परेचर या जो आपका इफेक्टिव औसत तापमान है वो कम होता है। उसका रीजन कोई बताएगा क्यों? हाँ बताइए। वेरी गुड। वेरी गुड, समझ में आया सबके? सेकेंड पॉइंट एक्सप्लेन करें कोई जो इन्होंने बताया, बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ बताओ। ज्यादा हाइट होती है उसकी, हाँ, लेयर भी उतनी बढ़ जाएगी। ज्यादा हाइट कैसे हो जाएगी? तो प्लांट पड़ रहा है तो उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना। वेरी गुड, थोड़ा मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता हमको। ये आपकी इक्वेशन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सीधा इसमें है ताकि समझ में आए, ठीक है? उसके बाद 21 जून को जो सन की रेज होती है वो
मतलब क्या है कि यहाँ पर एक आप स्पर्शरेखा खींचो और उसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर एक रेज डालो, तो ये 90 डिग्री है ना, तो ये लंबवत हो गई। उसके बाद इसके ऊपर की जो लैटिट्यूड्स है उन पे सन की रेज फ्लैट पे चली गई, तो कोई एंगल तो कम होगा ना, तो कौन सा एंगल कम होता है, ये वाला। अब देखो यहाँ पर एक अगर स्पर्शरेखा खींचो तो ये है कि क्यूब एंगल बन गया, न्यू बोल रहा है ना, ये 90 डिग्री से कम हो गया। तो अब ये लाइन जो है ये आप देखो इस लाइन से बड़ी है, लेंथ में इसकी ज्यादा है ना, तो ये डीप पेनिट्रेट करेगी एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में जितना डीप पेनिट्रेट करेगी उतना ज्यादा स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन होगा, जिसके कारण उसकी एनर्जी लो होगी। इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, ये कहना चाहते थे। ये फिगर भी बना लीजिए आप लोग। ट्रोपोस्फियर में या क्षोभ मंडल में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान हमारा कम होता है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ने लगता है। कोई बताएगा क्यों? क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटता है, स्ट्रेटोस्फीयर में तापमान बढ़ने लगता है ना। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल, समताप मंडल में क्षोभ मंडल के बाद जो तापमान है वो हाइट के साथ साथ इंक्रीज करता है। कोई बताएगा रीजन क्या है? ओजोन लेयर की प्रेजेंस के कारण। ठीक है, और गैस पार्टिकल नहीं होंगे तो तापमान कम होना चाहिए, पड़ता है। जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर आपका विरल होगा, जितना ज्यादा वातावरण विरल होगा उतना ही ज्यादा कम टेम्परेचर होगा ना। सर यूवी रेज के कारण हो सकता है क्योंकि वो ओजोन अब्सॉर्ब करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो एक रीजन का लिख लीजिएगा क्या होता है, फिगर बना लीजिएगा आप लोग। ओजोन जो है ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, ओजोन लेयर आपका 20 to 25 किलोमीटर की हाइट पर मिल जाता है, पर 20 से लेकर के 50 तक ये इंक्रीज करता जाता है। इनका जो डेंसिटी है, कंसंट्रेशन ओजोन का, ये बढ़ता जाता है। ओजोनोस्फीयर जिसे हम कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं। ये किसका पार्ट है? ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल का पार्ट है। समताप मंडल का जो सबसे निचला पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं ओजोन मंडल, और जो सबसे ऊपरी पार्ट है उसे क्या बोलेंगे? समताप सीमा या स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। ये बेसिक बातें हैं। ओजोन का एक मॉलिक्यूल जब अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है, सूर्य से जो किरणें आती, मैंने लास्ट लेक्चर में साथ बताया था, तीन तरह की होती है, अल्ट्रावायलेट ए, बी और सी। इसमें जब ये इनको एब्जॉर्ब करता है ओजोन का मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये डिसइंटीग्रेट होता है, ये टूटता है। टूटेगा कैसे? ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन, फ्री मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का फ्री एटम। ठीक है, तो ये जो टूटा, ये कैसे टूटा? क्योंकि ये अनस्टेबल है और इसके पास एक हाई एनर्जी, आप कह सकते हैं यूवी रेज इससे टकरा रही है। इसको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी, आप कह सकते हो अल्ट्रावायलेट रेज की आवश्यकता होती है। तो इसने अपने अंदर उसका शोषण ही तो किया है, एब्जॉर्ब भी तो किया है, तो टेम्परेचर बढ़ाएगा वो। उसके बाद ये टूट रहा है। ये जो रिएक्शन है ये एक हीट रिएक्शन है। हीट रिएक्शन मतलब ऊष्मा रिलीज हो रही है। हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप कह सकते हो। ठीक है, अब आप देखोगे कि ओजोन के टूटने में हीट निकल रही है, और अगर ओजोन को बढ़ाना हो तो ये दोनों कब मिलेंगे? जब इनको एक हाई एनर्जी ट्रांसपोर्ट इनके पास एक हाई एनर्जी पहुंचाई है। वो हाई एनर्जी भी कौन दे रहा है? सन की अल्ट्रावायलेट रेज। तो यहां ऊपर ओजोन मंडल में ओजोन टूटता भी है और ओजोन बनता भी है। ये कब हो सकते हैं? इनको जोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। वही एनर्जी आपकी वहां पर अवशोषित हो रही है, इसलिए उस लेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसके टूटने से वो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है।
ठीक है, क्लियर है? इंटेंसिव करता है टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फीयर में या समतापमंडल में। ये दोनों अगर जुड़ेंगे तो ये फ्री एटम तभी हो सकते हैं जब बहुत ज्यादा एनर्जी ने दी जाए। जैसे एटमॉस्फेयर में आपने पढ़ा होगा कि जो नॉक्स होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, है ना, NOx, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। हम लोगों ने तब देखा था कि थंडर लाइटनिंग जब होती है तभी ये बनता है, और जब ये VOC से मिलता है तो ये क्या बनाता है? ओजोन, जिसको हम लोग बैड ओजोन कहते हैं, है ना, या इसी से आप कह सकते हो क्या बन जाता है? फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। ये क्यों बन रहा है? क्योंकि थंडर लाइटनिंग वहां आ रही है, वो थंडर लाइटनिंग बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस कर रही है, उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने के कारण ही ये मॉलिक्यूल बन पा रहा है। इसी तरह ये दोनों तभी जुड़ेंगे जब हाई एनर्जी मिलेगी, या वो तभी जुड़ेंगे जब हाई एनर्जी मिलेगी, ठीक है? तो ओजोन लेयर जो है उसमें ये एक चेन रिएक्शन है और ये एक बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है, मतलब टूटने और बनने, आप दोनों तरफ साइन लगा दो, और दोनों तरफ से हीट एक तरफ एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरी तरफ रिलीज कर रहा है। एब्जॉर्ब करेगा तो भी उसी लेयर की टेंपरेचर इंक्रीज करेगी, रिलीज करेगा तो भी उसी लेयर की टेंपरेचर इंक्रीज करेगी, ठीक है? हाँ, नहीं, इक्वल एब्जॉर्ब और रिलीज नहीं हो रहा है ना, इक्वल एब्जॉर्प्शन और रिलीज नहीं हो रहा है। अगर वो होता तो ओजोन 6 महीने ओजोन डिप्लेशन भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जितना बनेगा उतना बिगड़ जाएगा। अभी तो बताया कि अगर ऑक्सीजन O2 को आपको नेसेंट ऑक्सीजन में मिलाना है तो ये ऐसे नहीं मिलेगा, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए मिलने के लिए। हाँ, तो एब्जॉर्ब होगी तो भी तो उसी लेयर में रहेगा वो, तो टेम्परेचर तो उसी लेयर का बढ़ाना है हमें, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है कि इसके बाद वाला जो लेयर है मेसोस्फीयर, वहां पे तापमान गिरने लगता है, इसका क्या रीजन है कोई बताएगा? मेजो, हाँ, वेरी गुड, किसी भी टाइप के नहीं प्रेजेंट नहीं, ये नहीं कह सकते, है ना, कि प्रेजेंट ही नहीं है, ये गलत हो गया है, लेकिन कम है। एक तो ये रीजन है कि वहां पे एटमॉस्फेयर बहुत विरल है, और उनमें स्टोर जो एनर्जी है उसी को तो हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, कि एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और गैसेस मौजूद है, उनमें जितनी एनर्जी स्टोर है उसको जब हम लोग ओवरऑल मेजर करते हैं तो वही टेम्परेचर कहलाता है। और क्या रीजन हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत मात्रा में पाया जाता है आपका मेसोस्फीयर में। कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिए, 50 से 80 किलोमीटर की है ना, मेसोस्फीयर की। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो वो क्या करेगा? तापमान को कमी तो करेगा। एक और चीज समझिए कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बता, CO2 का जो मॉलिक्यूल है, अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि मेसोस्फीयर के ऊपर जस्ट एक लेयर है थर्मोस्फीयर, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो अपना फेल हो जाएगा ना, कि जो एटमॉस्फेयर है वो कम डेंस है, वहां पे है ही नहीं, एटमॉस्फेयर बहुत कम है, डस्ट पार्टिकल, पार्टिकुलेट मैटर, हैवी गैसेस, ये तो है ही नहीं ना वहां पे, तो फिर ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा विरल वाला। लेकिन वहां पे जो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कम कर देता है, आप ये कह सकते हैं है ना, समझ में आया कि नहीं है सबको? जो मैंने बताया, देखिए ऐसा होता है, आप इसको ऐसा समझिए कि जो मेसोस्फीयर है और थर्मोस्फीयर इतना गर्म क्यों हो जाता है कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। मेसोस्फीयर में जो CO2 मॉलिक्यूल्स हैं वो हाईली आयनाइज्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि सन से आ रहे हैं, सोलर फ्लेयर्स या सोलर विंड से जो आ रहे हैं, है ना,
हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स उनको वो बाउंस कर देता है ऊपर वाली लेयर से। मतलब मेसोस्फीयर के हिस्से की जो हीट है वो किसको मिल रही है? थर्मोस्फीयर को, वो उनको बाउंस कर देता है ना। अब क्यों बाउंस कर रहा है ये एक अलग चर्चा का विषय है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कोल्ड गैस मानी जाती है, ठीक है। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड दो काम कर रहा है, एक तो हाईली एनर्जेटिक जो पार्टिकल्स उनको कहां भेज रहा है? थर्मोस्फीयर में। तो ये हीट कहां जाएगी? थर्मोस्फीयर में। अब एक और क्वेश्चन राइज होता है कि अगर थर्मोस्फीयर में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो इसका मतलब जितने भी स्पेस शटल वेटल हम देखते हैं वो तो रास्ते में खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा कि थर्मोस्फीयर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, मतलब बहुत ज्यादा विरल है। इस तरह से है ना। यहां पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस मॉलिक्यूल में स्टोर है और ये मॉलिक्यूल, ये जो कण है ये इतना छोटा है कि ये हमारे स्किन को भी नहीं जला सकता। इस मॉलिक्यूल में स्टोर्ड जो एनर्जी है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका इफेक्ट हमारे स्किन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तब दिखेगा। इसको ऐसे समझो आप, जब आग जलती है तो भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, आग में हाथ डालो तो हाथ जल जाएगा, लेकिन उसी आग में से छोटे छोटे जो ऐश पार्टिकल्स निकलते हैं वो भी उनको चमकते हैं, लेकिन के हाथ पे पड़ते हैं तो हाथ जलता है। टेम्परेचर उनका भी उतना ही है जितना आपका है, लेकिन हाथ क्यों नहीं जलता है? क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। टेम्परेचर क्या है? एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, जो गैसेस हैं उनका इफेक्टिव मान है ना, पूरा इफेक्टिव आप जोड़ दो और उससे जो टेम्परेचर निकलेगा वो आपका, जैसे थर्मोस्फीयर में भी हाथ जल जाता है, स्किन बर्न हो जाता है। क्यों? अगर वहां पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो एक्यूमुलेट होकर के एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देते हैं, है ना, एक ज्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट देते हैं। वही मैंने कहा था कि आग वाले क्या में हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा, लेकिन जो उससे पार्टिकल्स निकलते हैं उनका भी टेम्परेचर होता है, वो भी चमकते हैं उतना ही, लेकिन जब हाथ पे पड़ते हैं बुझ जाते हैं, हाथ नहीं जलता है। क्लियर है कि नहीं है कि वहां पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों है, और वहां पर एक्चुअली में अगर आप जाओगे तो आपको ठंडक महसूस होगी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो छोटे छोटे धूल कण हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका इफेक्टिव टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन उस पूरे लेयर का टेम्परेचर वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत कम है। क्लियर है ना? कोई डाउट? मेसोस्फीयर एक रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण, सिर्फ एक ही रीजन है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है, एटमॉस्फेयर आपका बहुत विरल है, वहां पर एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा डेंस नहीं है, है ना, तो स्टोर्ड एनर्जी भी नहीं है, और उसके हिस्से की जो हीट है वो कहां पर चली जा रही है? थर्मोस्फीयर में। क्लियर है कि नहीं है? ये पंखा चला दो, गर्मी बहुत हो रही है। हाँ? अच्छा, सेल्फी अच्छा गिर जाओ, ठीक है, ये है ना इतना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट बजट का, ऊष्मा बजट, है ना, उसको एग्जाम देखते हैं सर। इसे भी लगा दो और नारी भी तो अच्छा
इतने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मीलियोस्फीयर में एक और घटना घटती है। मीलियोस्फीयर में आपके जो मीटियोर्स होते हैं वो बर्न होते हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, मेटेरोइड्स, ठीक है, meteoroids, meteors, asteroids, comets। कौन इतनी हिम्मत करेगा इसको एक्सप्लेन करने की एक एक को? हिंदी फुल्का फुल्का ये लिखा हुआ भाई, धूमकेतु यही लिखा। देखो हिंदी में इसको यही लिखते हैं, आप किसी बुक में देखना इसको उल्का, इसको उल्का, फिर इसको उल्का। पुच्छर तारा भी लिख देते हैं कभी इसको, धूमकेतु पुच्छर तारा। इसको इंग्लिश नहीं समझ लो, क्योंकि इंग्लिश में अलग अलग लिखता है, कम से कम स्पेलिंग अलग है। हिंदी में उल्का उल्का फिर आप कंफ्यूज होगे कि उल्का कौन होता है, उल्का फिर कौन होता है ना? कौन ट्राई करेगा एक्सप्लेन करने का? सबका मतलब अलग है, ये बता दो। हाँ प्रोसेस तो पता है, वो तो पता है। हाँ हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? डी वाला ना, डी वाला बोलते हैं उसको, यही करता है। टी वाला बोलते हैं। अच्छा टी वाला बोल रहे हो? मीटियोर्स क्या होते हैं और डी वाला क्या होता है? देखिए ये मैं क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा है ना, ये पूछा है क्वेश्चन। सबसे पहले डिफरेंशिएट करिए कॉमेट्स और एस्टेरॉइड। सर एस्टेरॉइड्स तो प्लैनेट्स के जो पार्ट्स होते हैं जो टूट के वेरी गुड, मार्स के बाद वेरी बेल्ट में इकट्ठे हो गए, वो सारे एस्टेरॉइड्स। कॉमेट्स जो आते हैं सर वो सन से टूट के आते हैं, सन के सरफेस से आते हैं। चलिए मैं मुझे बताइए, एस्टेरॉइड वो है जो रॉकी है ना, जिनका सरफेस चट्टान का बना हुआ है। और खास बात क्या है कि ये सन का रिवॉल्यूशन करते हैं, ये सन की परिक्रमा करते हैं एस्टेरॉइड, जस्ट लाइक अदर प्लैनेट्स, ठीक है? जो एस्टेरॉइड होते हैं ये रॉकी सरफेस के होते हैं और ये सन की परिक्रमा करते हैं सूर्य की, जस्ट लाइक अदर प्लैनेट, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है? उनकी तरह ये सन की परिक्रमा करते हैं। इनका एक बेल्ट है, कहां पाया जाता है? मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके बीच, ठीक है? इतना क्लियर है? ये चट्टानी हो गए है ना, ये चट्टानी सरफेस के बने हैं। कॉमेट्स जो होते हैं ये आइस और डस्ट के बने होते हैं, ठीक है? आइस और डस्ट के बने होते हैं कॉमेट्स, ये चट्टानी नहीं होते। क्लियर है? इनको कभी कभी शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। पूछा जाए शूटिंग स्टार तो वो कॉमेट, लेकिन ये स्टार नहीं होते। स्टार कौन होते हैं? स्टार और प्लैनेट में क्या डिफरेंस है? सर उनके काम के लिए काफी से होते हैं, उनके पास एनर्जी होती है और जो प्लैनेट होते हैं सर स्टार के पास कितनी लाइट होती है। वेरी गुड। जो स्टार होते हैं वो खुद की ऊष्मा हीट या रोशनी से चमकते हैं, और जो प्लैनेट होते हैं वो किसी न किसी स्टार की हेल्प से चमकते हैं या शाइन करते हैं, ठीक है? उनके पास खुद का सोर्स नहीं होता लाइट का, ठीक है? तो ये आइस और डस्ट पार्टिकल हो गए, एस्टेरॉइड हो गए चट्टानी। अब जब दो एस्टेरॉइड आपस में टकराते हैं तो जो
छोटे छोटे आप कह सकते हैं पेबल साइज जो चट्टान होती है जो निकलते हैं उन्हें बोला जाता है मीटियोरॉइड्स। ठीक है, ये मीटियोरॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं तो मीसोस्फीयर में बर्न करना स्टार्ट करते हैं। ये मीटियोरॉइड ही वाले जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं तो बर्न करना चालू करते हैं और जो पूरी तरह से जल के वाष्प बन जाते हैं उन्हें बोला जाता है मीटियोर। और जो जलने के बाद भी कुछ पार्ट जिनका अर्थ पे पहुंच जाता है उन्हें बोला जाता है मीटियोर। क्लियर है कि नहीं लोगों को? सेकेंड वाला का एस्ट्रॉइड मीटियोरॉइड, वो मीटियोरॉइड जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जलते हैं और उनका कुछ पार्ट बच जाता है और अर्थ पर आकर गिरता है। तो जो अर्थ पे गिरेगा उसे बोलेंगे मीटियोरॉइड। ठीक है, क्लियर है? हिंदी वालों को कोई दिक्कत तो नहीं, इसको इंग्लिश में याद कर लें क्योंकि हिंदी में सबका उसका पिट्टी मतलब होता है। ठीक है, या अगर किसी को पता हो एग्जैक्ट कोई मतलब है क्या हिंदी में इसका अलग अलग? आप लोग हिंदी मीडियम से हो? नहीं है? हाँ, मीटियोरॉइड का सोर्स तो वही है ना, एस्टेरॉइड। कॉमेट्स का सोर्स खुद ही गैस पार्टिकल है। आप कह सकते हो जो प्रीमोर्डियल मैटर था आपका, जो प्रीमोर्डियल मतलब आदिकाल का जो मैटर था जिसमें विस्फोट हुआ बिग बैंग थ्योरी में, तो उसमें से तो बहुत सारी चीजें निकली। जो बड़े सेंटर आप कह सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की चीजें थी उन्हें प्लैनेट हमने बोला, जिसमें डेंसिटी डिफरेंशिएशन के कारण बम्बार्डमेंट हुआ। उसी में आपके जिस्म से दूरी बढ़ाते चले जाइए तो आइस क्रिस्टल चलने लगे, है ना? तो वही उन्हीं का सोर्स है, वही का आपके जो रेसिड्यू है। क्लियर है? अब प्रीमोर्डियल जो मैटर था इसका कोई सोर्स नहीं, इसको माना ही जाता है कि यहां एक प्रीमोर्डियल मैटर था। ठीक है, तो मीसोस्फीयर में ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी और नोट कर दिया होगा आप लोगों ने। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, टेम्परेचर की वजह बता दिया होगा पहले, है ना? हेडिंग डालिएगा हीट वेव, या कहिए एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कौन डिफाइन करेगा? एल्बिडो। एल्बिडो को हिंदी में आई थिंक धवलता कहते हैं, धवलता। एल्बिडो कौन डिफाइन करेगा? हम अच्छा, वेरी गुड। एल्बिडो में कह रहा हूं इज आ इंसोलेशन, और दूसरे मैंने बोला कि एल्बिडो इज आ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इंसोलेशन का मतलब है सूर्यता और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब है पार्थिव विकिरण। कौन सा सही है? 1 या 2? क्यों कोई करो इंसोलेशन, चलो ये दे रहा हूं इंसोलेशन और ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एक आंसर आ गया इंसोलेशन, और कौन सा है? बोलो तो, गलत ही बोलो। हाँ, रेडिएशन। और
इंफ्लेमेशन और रेडिएशन और अच्छा एक और ऑप्शन डाल रहा हूं डी वाला बोथ 1 and 2 बोथ 1 and 2 तो ये दोनों हो गया और बोथ अगर आपने डिफाइन किया था तो सोलर रेडिएशन बोला और देखो एक कहानी सुनो अच्छी इसको मिटा दे रहा हूं ठीक है एक बार शादी में गए तो दो आए शक्तिमान लोग शादियों में आप लोग देखे हुए गुलाब जामुन रखा रहता है ना प्लेट के ऊपर सजा के रखते हैं देखते मन करता पहले यही खाते खाना वाना छोड़ो तो भाई दो लोग आए उनको गुलाब जामुन खाना था उन्होंने आपस में शर्त लगा दी कि मैं 1 मिनट में 32 गुलाब जामुन खा जाऊंगा तो अगले पूरा नहीं खा पाओगे वो होशियार था जिसने शर्त लगाई थी उसने बोला ज्यादा से ज्यादा खाने को मिलेगा कम से कम तो उसने कहा चलो अब भाई जितने लोग थे सब इकट्ठा हो गए चलो लग गई शर्त अब उसने गपा शुरू कर दिया खाना उसने 1 मिनट में 32 तो नहीं खाए लेकिन 30 खा लिए एक प्लेट में 32 रखे थे 1 मिनट में 30 खा लिए कितने बचे अब क्योंकि शर्त लगी है उसने कहा चलो मैं एक बार ले लेता हूं तो उसने कहा बड़ा एक प्लेट और अब ये पहली प्लेट होती इसको तो टच करेगा नहीं क्योंकि शर्त की बात है तो ये दो साइड हो गए दूसरी प्लेट में आई उसमें भी 32 थे 1 मिनट में कहा उसने पूरे खा लिया 32 फिर अगली बार वो 30 खा गया फिर बच गए 2 तो उसने कहा कि अब तू नहीं खा पाएगा तो उसका तो पेट भरी गया उसने कहा हाँ ठीक है नहीं खा पाएंगे खा के नहीं खा गया इसमें इस पूरे गेम में ये जो 4 गुलाब जामुन है इसको क्या उसने खाया नहीं खाया ये वापस चले गए तो यही आपका एल्बिडो है ये आपका क्या है जो खा लिया वो क्या है एब्जॉर्प्शन वो अवशोषित हो गया और इसी को यहां पर अप्लाई करो ये माउंटेन है और ये प्लेन है सन से रेडिएशन आई माउंटेन की कैप पर क्या होगा आइस सन से रेडिएशन एक यहां गिरी और एक यहां गिरी यहां पर जब हमने 30-60 रसगुल्ले गुलाब जामुन खा लिए थे तो अब तो उनकी कैपेसिटी खत्म तो अब एक और प्लेट होशियार था उसने कहा मुझे खाने को नहीं मिला तो इसका भी बेकार कर दो ये तो मजा नहीं है पूरे 60 खा के तो उसने कहा एक प्लेट और मारो भाई एक बार और ट्राई कर लो तो उसने कहा नहीं छोड़ो हो गया कोई नहीं हो पाएगा उसने कहा कर सकते हो तो उसने कहा चलो 30 और खा लेते हैं अब की बात जब 30 खाएगा तो क्या होगा क्रेटर खुलेगा और ज्वालामुखी बाहर ये जो ज्वालामुखी बाहर निकली है ये रसगुल्ले खाता गया और थोड़ी थोड़ी बढ़ गई एनर्जी और जब ज्यादा हो गई तो रात के टाइम पे बाहर निकली ये जो एनर्जी बाहर निकली ये क्या कहलाएगी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन LWTR ये LWTR कब बनी जब पहले अवशोषित हुई ये जो एनर्जी आई थी ये क्या थी शॉर्ट वेव इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन ये जो नहीं खा पा रहा था 200 रसगुल्ले जो आई और तुरंत बाहर चली गई वो क्या है एल्बिडो आ रही है तो कैसी वेव है शॉर्ट वेव बिना अवशोषित हुई चली गई मतलब शॉर्ट वेव ही वापस चली गई तो एल्बिडो क्या है शॉर्ट वेव इंसुलेशन क्लियर है एल्बिडो इज एन इंसुलेशन ठीक है जब वो अवशोषित ही नहीं हो रहा है तो एल्बिडो कैसे हो जाएगा वो तो अवशोषित हो रहा रसगुल्ले खाने के बाद जब वॉमिटिंग होगी क्रेटर खुला ज्वालामुखी निकला वो बनाना है एल्बिडो
तो ये तो पहले ही वापस चली गई, खाया नहीं उसने उसको। अब इसको आपको लिख दो जैसे भी लिखना हो। सबसे बेस्ट हो रहा है कि आप फिगर बनाओ और फिगर में लिस्टिंग कर दिया करो। लिस्टेड फिगर सबसे ज्यादा यूजफुल होता है रिवीजन के लिए, कि फिगर बनाओ उसमें लिखते चलो, है ना। कोई डाउट किसी को वीडियो को करके? हाँ एक क्वेश्चन बताइए आप लोग। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दीर्घतरंग पारदर्शी विकिरण। LWTR मतलब लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दीर्घतरंग पारदर्शी विकिरण, और शॉर्ट वेव इंसुलेशन जो है ये आपका हो जाएगा लघु तरंग सूर्य। ठीक है, बता दूं बन गया। एक क्वेश्चन है, हाँ नहीं, वो तो आप क्रिस्टल क्लियर हो कि वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि LWTR तो अवशोषित होने के बाद जो रिलीज हो रहा है वो है, और ये तो अवशोषित ही नहीं हो रहा है ना, आया चला गया, तो इंसुलेशन माना जाए। एटमॉस्फेयर स्ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर गर्म होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पे अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अभी तक इतने क्वेश्चन लोग किए, एक क्वेश्चन और कि नीचे से ऊपर जाने पे तापमान कम हो रहा है, नॉर्मल लैब रेट से हो रहा है 6.5 या 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट से हो रहा है। ये कम क्यों हो रहा है? पहला रीजन देखो, पहला रीजन लिखा बिकॉज atmosphere heated from below through LWTR, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन है कि टेम्परेचर डिक्रीजेज और हाइट इंक्रीजेज इन ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल। क्यों? पहला पॉइंट लिखा कि बिकॉज एटमॉस्फेयर हीटेड फ्रॉम बिलो टू लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, एटमॉस्फेयर या इसको कैसे कर दो, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज विद हाइट इंक्रीजेज। पहला ऑप्शन, वन ओनली, दूसरा ऑप्शन, टू ओनली, तीसरा ऑप्शन, बोथ 1 and 2, और चौथा आपको बताया नन होती है। बताइए A B C D, ये विस्तार नहीं, वेरी गुड, और दो उसी में, और B D C, तीन, और सोचो क्या हो सकता है जो पीछे बैठे लोग होता है। C D C क्या D, चलो नहीं आया। हाँ, और ज्यादातर लोग C बता रहे हैं, है ना, मतलब बोथ 1 and 2, और
और यही एग्जाम में भी करते हैं। बी एग्जाम में क्या होता है, ज्यादातर आंसर आप मार्क करके जो आओगे उसमें देखना आप 2 करंट वही मारते हो, ये मैथ है, क्योंकि एग्जाम में सब सही लगता है हमको, ये भी सही करेंगे। ये 90% है, आप देखोगे अपना आंसर तो ABCD में वैरी करेगा पूरा में, लेकिन देखोगे तो आप लोग बोर्ड होने से वही मानोगे और होता है वही मानोगे, है ना, क्योंकि एलिमिनेट करना टफ होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में, अभी तक आया नहीं है लेकिन इसको पूछ सकते हैं और इसका आंसर भी डिस्प्यूटेड होगा। लेकिन यूपीएससी कहता है कि जो सबसे सटीक आंसर है, नियरेस्ट पॉसिबल आंसर, जो सबसे ज्यादा सही है, हम उसे मान के चलेंगे। तो उस हिसाब से इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, पहला गलत है। कोई बताएगा क्यों? पहला गलत क्यों है? क्या ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है? हाँ। जो शॉर्ट वेव्स होती है उसकी वजह से शॉर्ट वेव्स गर्म होती है और जो लॉन्ग वेव्स होती है उनकी वजह से वो कूल डाउन होती है। ये एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। लॉन्ग वेव जो LWPR है सर, ये नाइट के टाइम पे होती है। हाँ। सर जो शॉर्ट वेव्स हमारी मतलब डे के टाइम पे जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो पहले वार्म होता है शॉर्ट वेव से, और फिर नाइट के टाइम पे सर वो मतलब कि वो हीटिंग बरकरार रहती है उस तरीके से। अभी तक का पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा कर दिया तुम लोग। अभी तक इतना पढ़ा है, जहां तक मसला तो इतना ही समझो जितना ये है, इसमें अभी वो भी क्लियर कर रहे हैं। पहला पॉइंट गलत मैं क्यों कह रहा हूं, देखो पहला स्टेटमेंट गलत नहीं लिखा हुआ है, एटमॉस्फेयर हीटेड फ्रॉम बिलो, हर चीज नीचे से ही गर्म होती है ना, हर चीज नीचे से ही गर्म होती है, ऊपर से कुछ गर्म नहीं होता। दैनिक जीवन में भी आप लोग देखिए हर चीज नीचे से गर्म होती है। लेकिन अब आप लोग मुझे ये बता दो कि टेम्परेचर, यहां बात की जा रही है टेम्परेचर की, यहां सिर्फ बात की जा रही है टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या होगा? एक चीज बता दो बस, मैंने डेफिनेशन बता रखी है टेम्परेचर, एनर्जी स्टोर्ड इन डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और गैसेस। ऊपर जाने पे यही तो कम हो रहा है भाई, डेंसिटी भी कम हो रही है एटमॉस्फेयर की, तो वही तो रीजन होगा। एटमॉस्फेयर हीटेड फ्रॉम बिलो, ठीक है ये सही बात है, लेकिन वो इसका रीजन नहीं हो सकता ना। एटमॉस्फेयर अगर ऊपर से भी गर्म हो, ऊपर से भी मान लो गर्म हो, और डेंसिटी वाला पॉइंट हटा दो, तो ये प्रूव नहीं होगी क्या बात जो ऊपर नहीं करी है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? नहीं हो गया? ये आपका पृथ्वी है, इसके सरफेस के पास जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, इसमें डेंसली पैक्ड आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स मौजूद है। इसीलिए इनमें जो स्टोर्ड एनर्जी है उसके ऊष्मा को हम लोग टेम्परेचर के टर्म्स में जब कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं ये डेंसिटी कम होने लगती है, तो इनमें स्टोर्ड जो पार्टिकल में स्टोर्ड एनर्जी है वो कम होने लगती है, इसलिए इफेक्टिव टेम्परेचर लेयर की कम हो जाती है। यही तो है, यही तो लिखा है। क्लियर है? ये पॉइंट भी सही हो सकता है, लेकिन मोर देन 99% जो आंसर आएगा यूपीएससी से वो होगा केवल 2 मार्क्स। हो सकता है कि वो रोज का नहीं देते हैं ऊपर वाले पॉइंट को भी, लेकिन आप 99% यही कैलकुलेट करके चलिए कि ये 2 मार्क्स होगा। पहला गलत नहीं है, एटमॉस्फेयर नीचे से हिट होता है। हाँ सर अगर यहाँ पे LWPR की जगह कंडक्शन होता तो हम वहाँ पे सही नहीं होते। because atmosphere heated from below through convection. कुछ भी होगा इसकी जगह आप कुछ भी ले लीजिएगा। सर लाइक कंडक्शन से पहले ही सरफेस गर्म होगी, ऊपर वाली ठंडी रहेगी, तो वही तो मतलब है कि हम ऊपर जाएंगे तो ठंडा मिलेगा, तो उस हिसाब से
मैं कहता हूं कि 99% तो ट्रू ऑनली होगा, लेकिन पहला पॉइंट भी गलत नहीं है। ये इसलिए हो सकता है कि यूपीएससी ने नहीं पूछा है ना, लेकिन पूछ सकते हैं। पहला पॉइंट भी सही है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो ट्रू ऑनली होगा। ये एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसा सामना आपका हो सकता है ऐसे क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में या पेपर में। तो उसके लिए आपको पहले से तैयार करो, किस तरह से आप थॉट प्रोसेस, ये प्रोसेस किस तरह से आप अप्लाई करोगे वो मैं बता रहा हूं। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट हाँ बिल्कुल है ना। तो टेम्परेचर तो वही है ना, स्टोर्ड एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर है ना। ये लिख दिया हमने। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीट वजह से। अभी भी कोई डाउट हो बता दो, कोई डाउट हो बताओ। हाँ वही लगता ना शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव तो ऊपर से आ रही है, सन से आ रही है। अब इसको आपका जो कॉन्सेप्ट है इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो समझ आएगा। लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जैसे थोड़ा इसको आप देखिए तो क्लियर है। गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल मतलब दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स, ये हिंदी है। इसमें वैक्यूम होता है, सी होता है, बी होता है और ए होता है। तीन तरह के होते हैं, चार डिवीजन होता है अल्ट्रावायलेट का भी। उसके बाद विजुअल, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ और आर, ठीक है। उसके बाद आपका इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड में भी तीन तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग माइक्रोवेव को ये सारी चीजें लिखते हो। और उसके बाद आपका रेडियो वेव्स। सूर्य से जो किरणें आती हैं उन्हें बुलाता है लघु तरंग या शॉर्ट वेव। उसमें मैक्सिमम कौन सी वेव होती है? यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींच लूं तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। न्यू डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। एनर्जी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। और कोई इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, ठीक है। एक और चीज है टेम्परेचर, या फिर इसको हटाकर क्या कह सकते हैं? इंटेंसिटी, ये आपकी डिक्रीज करेगी। अब जो लैम्डा है ये क्या है? सन से जो वेव है वो कैसी है? शॉर्ट, लघु तरंग। उन्हें शॉर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका वेवलेंथ कम है, ठीक है, उनकी एनर्जी ज्यादा है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी या एनर्जी या इंटेंसिटी इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यूज करना है, ठीक है। ये ज्यादा होगा तो ये सब कम होंगे, ये कम होगा तो ये सब ज्यादा होंगे। अब जो सन से रेज आ रही है उनमें क्या है? उनमें ये है मोर देन 90%, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? शॉर्ट वेव। जो अर्थ निकाल रही है, एनडब्ल्यूडी या लॉन्ग वेव जिन्हें बोलते हैं, उनमें ज्यादातर ये है।